1977 में इमरजेंसी के चलते कांग्रेस आम चुनाव हार गई। इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में चौतरफा विरोध शुरू हो गया। सत्तारूढ़ जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इंदिरा गांधी को लोकसभा उपचुनाव में हराने के लिए झोंक दी। जाहिर है कि लड़ाई दिलचस्प हो गई थी। एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर। सोनिया गांधी ने बेल्लारी से ही अपना पहला पर्चा दाखिल किया। भाजपा की धाकड़ नेता सुषमा स्वराज को उनके मुकाबले खड़ा किया गया, मगर सोनिया गांधी को हराने में सुषमा कामयाब नहीं हो पाई। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव कई मायने में देश के इतिहास में एक कठिन और असाधारण दौर में हो रहा है, ऐसा आरोप लग रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया सब सत्ता के सामने लोटम-लोट हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने यह मैसेज देने की कोशिश की कि यात्रा से समाज के हर वर्ग को समझाया जाए। जैसे जैसे कर्नाटक में चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे सांप्रदायिक बयानबाजी स्पष्ट रूप से थमती हुई दिख रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपुल वर्सेस पॉलिटिक्स। मैं हूं वाई शिवम। कई बार छोटी छोटी घटनाएं या एक आध हल्के फुल्के नारे पूरे चुनावी माहौल को बदल देते हैं, पूरे चुनावी माहौल को तब्दील कर देते हैं। यही नहीं, उसके दूरगामी परिणाम भी होते हैं, उसका असर भी बड़ा दूरगामी होता है। चलिए बात आज शुरू करते हैं एक ऐसी घटना से, एक ऐसी कहानी से, एक ऐसे किस्से से जिसमें एक नारे ने खेल बदल दिया। एक किस्से ने पूरा चुनावी माहौल तब्दील कर दिया। साल था 1978, यानी इमरजेंसी के तुरंत बाद की बात है। 1977 में इमरजेंसी के चलते कांग्रेस आम चुनाव हार गई और सत्ता से बेदखल हो गई। यह दौर कांग्रेस के लिए मुश्किल था। गौर करने वाली बात यह थी कि तब राहुल की दादी इंदिरा गांधी से भी लोकसभा की सदस्यता छीन ली गई थी। मोरारी जी देसाई ने तब एक प्रस्ताव लोकसभा में पेश किया था उनके खिलाफ। इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरे देश में चौतरफा विरोध शुरू हो गया, चौतरफा उनकी आलोचना होने लगी, उनके खिलाफ तमाम लोग खड़े हो गए। ऐसे में उनके लिए एक सुरक्षित सीट की तलाश शुरू हुई। आखिरकार कर्नाटक के चिकमंगलूर में एक तलाश खत्म हुई और कांग्रेसी चंद्र गौड़ा ने वहां के सांसद से अपना इस्तीफा दिया। उन्होंने अपनी सीट छोड़ी। इंदिरा गांधी के लिए वो सीट छोड़कर अलग हुए। तत्कालीन सत्तारूढ़ जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत इंदिरा गांधी को लोकसभा उपचुनाव में हराने के लिए झोंक दी, पूरी ताकत लगा दी। इंदिरा गांधी के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री वीरेंद्र पाटिल उम्मीदवार बनाए गए। वीरेंद्र पाटिल के पीछे कई लोग खड़े थे। जाहिर है कि लड़ाई दिलचस्प हो गई थी। कांग्रेसी थिंक टैंक को भी ऐसे में एक नारे की जरूरत थी और यह नारा ऐसा था जो विरोधियों का मनोबल तोड़ दे। साथ ही इंदिरा गांधी के व्यक्तित्व को भी यह नारा दर्शाता हो। कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है और इसी आवश्यकता ने एक नारे को जन्म दिया। यह नारा क्या था? आपको याद भी होगा। यह नारा था, एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर भाई चिकमंगलूर। इस नारे को गढ़ा था वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डी देवराज उर्स ने। इस नारे के जादू ने लोगों को ऐसा अपना दीवाना बनाया कि इंदिरा गांधी जब 17 से 18 घंटे प्रचार करती थी तो यह नारा उनको ताकत देता था। इस चुनाव में इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे 26 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई। इंदिरा गांधी ने 77,000 वोटों से जीत दर्ज की थी इस चुनाव में। साथ ही इस चुनाव के बाद इंदिरा गांधी की केंद्र की सत्ता में वापसी के दरवाजे भी खुल गए। धीरे धीरे माहौल कांग्रेस के पक्ष में बनने लगा। इसके बाद इंदिरा गांधी के पक्ष में देश भर में एक सहानुभूति की लहर देखने को मिली। उससे जनता पार्टी के पांव उखड़ गए। जनता पार्टी की सरकार घबरा गई। माहौल बदल रहा था। वैसे कर्नाटक कांग्रेस के लिए कई बार संजीवनी साबित हुआ है, सिर्फ इंदिरा गांधी के मामले में ही नहीं। गौर कीजिए तो भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी कर्नाटक पर राहुल गांधी का खास फोकस था, खास उनकी निगाह थी। इसी तरह बेल्लारी में जनता को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा था कि मेरी मां ने यहां से चुनाव लड़ा था और आप लोगों ने उनको समर्थन दिया, उनको जिताया। यह बात 1999 की है, जब कांग्रेस की तत्कालीन अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बेल्लारी से ही अपना पहला पर्चा दाखिल किया, चुनाव लड़ना शुरू किया। भाजपा की धाकड़ नेता सुषमा स्वराज को उनके मुकाबले खड़ा किया गया। सोनिया को हराने के लिए सुषमा स्वराज ने महीने भर कन्नड़ भाषा सीखी, पूरी ताकत लगाई और वो लोगों से जुड़ने के लिए कन्नड़ा में ही लोगों को संबोधित किया करती थी। मगर सोनिया गांधी को हराने में सुषमा कामयाब नहीं हो पाई और सोनिया गांधी को 56,000 वोटों से बेल्लारी की जनता ने जिता दिया। इस चुनाव में राहुल और प्रियंका ने अपनी मां के लिए प्रचार किया और दोनों ही सफल भी हुए।
विधानसभा चुनाव में इस बार राहुल गांधी ने बीजेपी के खिलाफ यहीं से शंखनाद किया और सत्तारूढ़ पार्टी को 40% कमीशन वाली सरकार करार देते हुए घेरना शुरू किया। उनके भाषण खूब वायरल भी हुए। परंपरा रही है कि बीजेपी उम्मीदवारों के समर्थन में हर चुनाव में संघ परिवार के सभी संगठन एक्शन मोड में रहते हैं, मगर भाजपा विरोधी पार्टियों के पास ऐसा कोई तुरुप का पत्ता नहीं होता जो सामाजिक हवा बदल सके। कई बार दबे पांव ही सही येदिल्लू कर्नाटक इस कमी को पूरा करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अनूठी कोशिश वो कर रहा है। बताया जा रहा है कि येदिल्लू कर्नाटक के बैनर तले देश और प्रदेश के कई सामाजिक संगठनों और आंदोलन समूह इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में सीधा हस्तक्षेप कर रहे हैं और इसका असर भी पड़ रहा है जमीन पर। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव कई मायने में देश के इतिहास में एक कठिन और असाधारण दौर में हो रहा है। असाधारण कई मायनों में है। लोकतंत्र ही नहीं, हमारे गणतंत्र पर भी इस समय संकट के बादल मंडरा रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। लोकतांत्रिक संस्थाएं, मेन स्ट्रीम मीडिया, सब सत्ता के सामने लोटमलोट हैं। भारत जोड़ो यात्रा के जरिए राहुल गांधी ने यह मैसेज देने की कोशिश की, ये उम्मीद की लौ जलाने की कोशिश की कि यात्रा से समाज के हर वर्ग को समझाया जाए। अभूतपूर्व प्यार और समर्थन राहुल गांधी को मिला। देश को विभाजित करने वाले आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और कांग्रेस के नेताओं में दम भरने की कोशिश की। लाखों कांग्रेस के नेता उनके साथ इस आंदोलन, इस यात्रा में जुटे। इस यात्रा में बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने बेरोजगारी, महंगाई, नफरत, विभाजन की राजनीति और राजनीतिक व्यवस्था के अति केंद्रीकरण के खिलाफ जन जागरण का काम करने की कोशिश की। जनता जनार्दन के सोच पर उसका क्या इंपैक्ट पड़ा है, यह भी कर्नाटक चुनाव में ही पता चलेगा, उसके नतीजे बताएंगे। जाहिर है कि एक बेहतर देश, बेहतर भारत के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध सामाजिक समूह येदिल्लू कर्नाटक के जरिए लोकतांत्रिक, प्रजातांत्रिक मूल्यों को दोबारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही है और ये संगठन इसमें जुटा हुआ है। देश में आर्थिक असमानता बढ़ती जा रही है। समाज के एक बड़े तबके के नागरिक अधिकार केवल कागज पर रह गए हैं। ये समाज जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं उसकी मैं बात कर रहा हूं। समाज में निचले पायदान पर खड़े तबके के अधिकारों के लिए जमीन तैयार करने में जुटे कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेताओं और कॉरपोरेट थैलीशाहों के बीच के गठजोड़ पर सवाल करने का खामियाजा भुगत रहा है कर्नाटक, और राहुल गांधी भी इसका खामियाजा भुगत रहे हैं। सत्ताधारी दल ने राहुल गांधी की आवाज को न सिर्फ दबाया बल्कि संसद की कार्रवाई से उनके शब्द हटा दिए। यहां तक कि संसद को ही ठप कर दिया गया और आनन फानन में राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, सदस्यता उनसे ले ली गई, संसद से उनका निलंबन कर दिया गया। कर्नाटक चुनाव के जरिए सामाजिक न्याय के मुद्दे को भी उठाया जा रहा है। सामाजिक न्याय के मुद्दे की आवाज को भी बुलंद किया जा रहा है। बीजेपी ने यह प्रचारित करने की भरपूर कोशिश की कि राहुल ने ओबीसी का अपमान किया, ओबीसी वर्ग को प्रभावित किया। जवाब में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि आपको ओबीसी से इतना ही अगर प्रेम है तो आप जातिवार जनगणना यानी कास्ट सेंसस के आंकड़े सार्वजनिक क्यों नहीं करते। यह सवाल उन्होंने पूछा रैली में। मौजूदा सरकार के प्रमुख अफसरों में दलित, आदिवासी या पिछड़े वर्ग से अफसरों की संख्या नगण्य है और ये क्यों है, इसका सवाल भी उन्होंने पूछा। कुल मिलाकर कर्नाटक चुनाव के जरिए राहुल गांधी ने मंडल की लड़ाई के तीसरे चरण की शुरुआत कर दी है, थर्ड राउंड। सांस्कृतिक और राजनीतिक रूप से बहुत ही समृद्ध सूबा है कर्नाटक, इसका अपना रसूख है। विधानसभा चुनाव से ऐन पहले धार्मिक सहिष्णुता और साहित्य की धरती कर्नाटक में हलाल मीट न खाने, हिजाब, अजान और लव जिहाद सरीखे कई मुद्दे उछाले गए, इरादतन भी और गैर इरादतन भी। जैसे जैसे कर्नाटक में चुनाव अपने चरम पर पहुंच रहा है, वैसे वैसे सांप्रदायिक बयानबाजी स्पष्ट रूप से थमती हुई दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि सांप्रदायिक मुद्दों पर पलटवार न करने के कांग्रेस के फैसले से बीजेपी को अपना रुख बदलना पड़ा, बीजेपी को नए मुद्दे लाने पड़े, इस लड़ाई को नए सिरे से लड़ना पड़ा। शुरुआती दौर में सहवालवे यानी सद्भाव नामक अभियान के जरिए प्रदेश जन जागृति पैदा करने की कोशिश हुई थी। नफरत की राजनीति के खिलाफ सभी समुदायों में सद्भाव के विचार को सड़क पर उतारा गया
और ये पहल बहुत शुरू से काम कर रही है। इस पहल के साथ तमाम किस्म के संगठन जुड़ते चले गए। जैसे कर्नाटक में राज्य रैयत संघ नाम से चल रहे किसान आंदोलन, दलित संघर्ष समिति के कई गुट, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वो संगठन, और लोकतांत्रिक मूल्यों और जन अधिकारों की रक्षा के लिए जो काम करने वाले लोग हैं वो संगठन भी, और इसके अलावा कई नागरिक भी जुड़ते गए और ये एक बड़ा आंदोलन बन गया कर्नाटक में। भारत जोड़ो यात्रा के बाद बनाया गया भारत जोड़ो अभियान भी इस पहल में हिस्सा बना और सबने मिलकर इदिल्लु कर्नाटक यानी जागो कर्नाटक नाम के इस अभियान की शुरुआत की, इसकी स्थापना की। इस अभियान के तहत 2 स्तरों पर काम चल रहा है, 2 लेयर पॉलिसी पे काम चल रहा है। पहला तो ये वोटर से सीधा संवाद करते हैं, प्रचार का काम करते हैं, और इस अभियान के कार्यकर्ता सोशल मीडिया, इसके अलावा किताबें और पर्चे भी बांटते हैं जिससे कि झूठ और नफरत की राजनीति का पर्दाफाश किया जा सके। साथ ही प्रदेश की लगभग 100 चुनिंदा सीटों पर इस अभियान की तरफ से टीमें बनाई गई हैं, 224 में से 100, जो प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के लिए उस सीट पर सबसे उपयुक्त उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार प्रसार का काम कर रही हैं, और ये राजनीतिक तौर पे एकदम अलग है। सामाजिक कार्यकर्ता अपने अभियान में कितना कारगर सिद्ध होते हैं ये तो फिर आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दिलचस्प हो गई है कर्नाटक की लड़ाई और उसमें ये एक महत्वपूर्ण चीज है। कार्यक्रम देखने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। बहुत धन्यवाद। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।